हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कीप अलाइव। कीप अलाइव का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जिंदा रखना है किसी चीज़ को। तो कीप अलाइव इज अ बिल्ट इन कंपोनेंट दैट अलाउज अस टू कंडीशनली कैश ए कंपोनेंट इंस्टेंस व्हेन डायनामिकली स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट। यानी कि जब मल्टीपल कंपोनेंट हमारे पास हो और जब हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट में स्विच करते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए, तो उस केस में जो कंपोनेंट इंस्टेंस है उसको हम लोग कैशे कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा, बट यहाँ पर हमें डायनामिक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और आपका डायनामिक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट को समझ में रहना चाहिए पहले से, तभी आप इसको समझ पाएंगे ठीक तरीके से। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा डायनामिक कंपोनेंट का टॉपिक देखा होगा तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। कीप अलाइव लिखना होता है इस तरीके से, आप कैपिटल लेटर में इस तरह से लिख सकते हैं। कीप का की कैपिटल है, अलाइव का ए कैपिटल है। उसके बाद कंपोनेंट जो डायनामिक होता है उसके अंदर में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंपोनेंट होगा जो डायनामिक आ रहा है वो हमारा कैशे हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है आपको प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ कर रखिए कि कुछ इस तरीके से आपको एग्जांपल जो मैंने दिखा है कुछ तरीके इस तरीके से सेंटेंस लिखना होता है। यानी कि अगर आप डायनामिक कंपोनेंट को कैशे करना चाहते हैं तो कीप अलाइव से उसको रैप करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है इंक्लूड और एक्सक्लूड का, यानी कि कौन सा कंपोनेंट आप कैशे नहीं करना चाहते हैं या फिर कौन कौन सा आप कैशे करना चाहते हैं। आप दोनों ही इसमें मेंशन कर सकते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड का यूज़ करके। बाय डिफॉल्ट कीप अलाइव विल कैशे एनी कंपोनेंट इंस्टेंस इनसाइड। तो कीप अलाइव के अंदर जो भी कंपोनेंट रहेगा सभी को ये कैशे कर देगा बाय डिफॉल्ट, ये इसका नेचर है। वी कैन कस्टमाइज दिस बिहेवियर बाय द इंक्लूड एंड एक्सक्लूड प्रॉप। तो हमें इंक्लूड और एक्सक्लूड प्रॉप्स मिलता है जिसके यूज़ करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। बोथ प्रॉप्स कैन बी अ कॉमा डेलिमिटेड स्ट्रिंग और रेजेक्स और एरे कंटेनिंग ईदर टाइप्स। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज ये एग्जाम्पल बहुत ही क्रिटिकल इन्होंने ले लिया हुआ है, मगर फिर भी मैंने ऑफिशियल डॉक वाला ही इसमें रहने दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से रेजेक्स आप लिख सकते हैं, आप कॉमा देकर इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि कुछ खास काम आता नहीं है, और एरे इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये एरे वाला काम में आता है और स्ट्रिंग वाला काम में आता है। आप चाहें तो रेजेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेजेक्स का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिया हुआ आपको दिखाने के लिए। इसमें आप एरे में जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट वाले की मैं बात कर, जहाँ इंक्लूड हमने कॉलन इंक्लूड लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। और स्ट्रिंग वाले में जो सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कीप अलाइव इंक्लूड, उसमें हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसलिए हमने कॉलन नहीं लिखा हुआ है, वी वाइंड का हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ध्यान रहे, रेजेक्स यूज़ करेंगे कॉलन के साथ आपको इंक्लूड लिखना पड़ेगा या फिर एक्सक्लूड लिखना पड़ेगा। अगर एरे यूज़ करते हैं तो कॉलन के साथ इंक्लूड या एक्सक्लूड आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कॉलन के साथ आपको ना तो इंक्लूड लिखना है ना ही एक्सक्लूड लिखना है, यानी कि विदाउट कॉलन आपको दोनों लिखना है। इसमें आपको कुछ लाइफ साइकिल मिलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ कैश्ड इंस्टेंस। तो वो देखिए इसमें दो ही लाइफ साइकिल आपको मिलता है। व्हेन अ कंपोनेंट इंस्टेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द डोम बट इज पार्ट ऑफ कंपोनेंट ट्री कैश्ड बाय कीप अलाइव, इट गोज इनटू अ डीएक्टिवेटेड स्टेट इंस्टेड ऑफ बीइंग अनमाउंट। यानी कि अनमाउंट होने के वजह वो डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट स्टेट में चला जाता है। उसको ट्रैक कर सकते हैं इन हुक्स का, लाइफ साइकिल हुक्स का यूज़ करके। When a component instance is inserted into the DOM as a part of cache tree, it is activated। तो एक्टिवेट होता है कोई भी कीप अलाइव के अंदर जो कंपोनेंट रहता है, या तो एक्टिवेट होगा या फिर डीएक्टिवेट होगा। अनमाउंट होने से पहले वो डीएक्टिवेट होता है। तो उसको कैसे ट्रैक करते हैं वो देखिए। तो कीप अलाइव कंपोनेंट कैन रजिस्टर लाइफ साइकिल हुक्स फॉर दीज टू स्टेट यूजिंग ऑन एक्टिवेटेड एंड ऑन डीएक्टिवेटेड। तो ऑन एक्टिवेटेड का आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए कि आपका जो कंपोनेंट है वह माउंट हो गया आपका एक्टिवेट हो चुका है। सो इट इज़ कॉल्ड ऑन इनिशियल माउंट। जब इनिशियल माउंट होता है तब ये हमारा एक्टिवेटेड कॉल होता है। एंड एवरी टाइम इट इज़ रीइंसर्टेड फ्रॉम द कैश्ड। तो जब भी कैश से जब भी ये रीइंसर्ट होगा तब ये हमारा कॉल होगा, यानी कि ऑन एक्टिवेटेड हमारा कॉल होगा। उसी तरीके से ऑन डीएक्टिवेटेड होता है, इट इज़ कॉल्ड व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द डोम इनटू द कैश एंड आल्सो एंड व्हेन अनमाउंटेड। तो ये इसका डेफिनेशन है। आप इस को थोड़ा सा इसमें से ध्यान लीजिए, दो नोट है जो ध्यान में रखना है आपको कि ऑन एक्टिवेटेड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन माउंट एंड ऑन डीएक्टिवेटेड ऑन अनमाउंट। ये भी आप ध्यान में रखिए, जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब भी कॉल होगा, जब माउंट होगा तब भी हमारा ये कॉल होगा। साथ में एक और पॉइंट कि बोथ हुक्स वर्क्स फॉर नॉट ओनली द रूट कंपोनेंट कैश्ड बाय कीप अलाइव बट ऑल्सो डिसेंडेंट कंपोनेंट इन द कैश ट्री। तो कैश ट्री में जितने भी डिसेंडेंट कंपोनेंट रहेंगे सभी के लिए ये काम करता है, ये जो हुक्स है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ट्रैक करने का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कीप अलाइव का जो रूट होगा उसी पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें थ्योरी थी जो ध्यान में आपने रखा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मामूली सा टॉपिक था। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो npm init व्यू और यहाँ से लिखना है लेटेस्ट।
तो इंटरप्रेस कीजिए और हमें CH42 अब की बार हमारा चलना है। CH42 इंटरप्रेस करते जाइए और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया। अभी CD CH42 करके इसके अंदर जाइए और NPM करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लीजिए क्विकली। इंस्टॉल हो गया सब कुछ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले स्टार्टर से कॉपी कर लेते हैं ये और ये दो चीज़ें कॉपी करनी है और यहाँ आना है और इसमें से ये दो चीज़ें डिलीट करनी सबसे पहले। और यहाँ पर जब हमने कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर दीजिए। फिर CSS हटा देना है, राइट क्लिक करके डिलीट, और main.js में ये हटा देना। ठीक है, ये किया, सेव किया। अभी main.js हमारा यहाँ से गायब हो गया। अभी हमने ये हमारे पास और भी कंपोनेंट चाहिए होगा बिकॉज हम लोग इसमें डायनेमिक कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं, तो हमें डायनेमिक कंपोनेंट चाहिए होगा। उसके लिए हमें मल्टीपल कंपोनेंट चाहिए होगा। और डायनेमिक कंपोनेंट का जो कोड हमने पिछली टॉपिक में देखा था, यानी डायनेमिक कंपोनेंट वाला टॉपिक में देखा था, वो आपको समझ में रहना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे ठीक तरीके से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको रन कर लेते हैं, NPM रन डेव। आज मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा बिकॉज तबीयत मेरी ठीक है नहीं। दो डायनेमिक कंपोनेंट का भी टॉपिक मैंने ऐसे ही बना लिया, कोई नहीं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आते हैं और इसको नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको नीचे करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट्स बनाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट हमें बनाना है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि करेंसी कन्वर्टर, आपको एक ऐप दिखने को मिलेगा जिसमें हम लोग इंडियन रुपी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में और डॉलर को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में। उसके बाद पाकिस्तानी रुपी को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में, आई थिंक। देखते हैं। तो हमें एक कंपोनेंट बनाना है क्या, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ $.view। और $.view क्या करेगा, $.view सिंबल से एक कंपोनेंट है जो कि कन्वर्ट करेगा डॉलर टू इंडियन रुपी। मैंने कोड पहले से लिख दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग आज एडजस्ट कर लीजिए, मैं आपको कोड समझा दूंगा, आप समझ लीजिएगा इसको। देखिए मैंने स्क्रिप्ट के अंदर में एक रेफ पहले इंपोर्ट किया, फिर डॉलर मनी करके एक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है रेफ, उसके बाद इसमें रेफ लगाया हुआ है, तो ये तो आपको पता ही होगा। टेम्पलेट में मैंने एक H1 लिखा कि डॉलर टू इंडियन रुपी कन्वर्टर, ठीक है। और डिव में मैंने एक लेबल लिखा हुआ है डॉलर मनी और डॉलर इसमें लिखा, और इसका एक इनपुट मैंने लिखा हुआ है डॉलर मनी, इसका ID दिया हुआ है। और वी मॉडल इसको हमने बाइंड किया हुआ, 2-वे बाइंडिंग इस रेफ से, ठीक है, बाइंड कर दिया। उसके बाद नीचे डिव में P में INR में यहाँ पर दिखेगा कि अगर वी इफ डॉलर मनी कुछ है, जैसे कि इनिशियली ये खाली रहेगा तो ये आपको दिखेगा नहीं, स्पैन, ये स्पैन आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ INR कॉलम दिखेगा बस, ठीक है, जैसे कि NAN आपको ना दिखाई दे। तो जब आप वैल्यू डालेंगे, जब आप वैल्यू इस पे इनपुट में डालेंगे तो डॉलर मनी से बाइंड है तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगा, जब वैल्यू आएगा ट्रू होगा और आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डॉलर मनी जितना, जैसे इसमें हमने इनपुट में 1 लिखा तो 1 को मल्टीप्लाई कर देगा। अभी का जो करंट वैल्यू है $1 का इंडियन रुपी में वो है 81 रुपीज़ 29 पैसे, तो मैंने उसी को मल्टीप्लिकेशन करके $1 को कन्वर्ट कर दिया रुपी में। सिंपल सा हमारा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं। इसको आप चाहें चेक करना तो आप hello.view में यहाँ पर आइए और यहाँ कर इसको चेक कर सकते हैं। एक ही चेक करवाऊँगा मैं, तो डॉलर इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसको सेव कीजिए। और यहाँ पर देखिए वेब पेज में, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि कोई एरर है तो हम यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर $1 अगर लिखेंगे 1 तो 81 रुपया 29 पैसा आपको दिखाई देगा। $2 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कन्वर्टर है हमारा एक तरीके का, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। उसी तरीके से हमें और भी कन्वर्टर इसमें बनाना है। एक हमने अभी किसमें बनाया, डॉलर टू इंडियन रुपी, अभी इंडियन रुपी टू डॉलर बनाना है। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट में राइट क्लिक करते हैं और सेम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करेंगे। तो मैं इसको बनाता हूँ, इसमें लिखेंगे इंडियन रुपी डॉट व्यू और सेम वही कॉपी पेस्ट करना है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। तो हम लोग ये जो था बस इसी को कॉपी पेस्ट करना, चेंज कर देनी। जैसे मैंने क्या किया, वही रुपी मनी लिख दिया हुआ है, पहले डॉलर मनी था इसमें, उसी को मैंने रुपी मनी कर दिया हुआ। उसके बाद इंडियन रुपी टू डॉलर कन्वर्टर, इसमें मैंने इसका नाम रखा हुआ, यहाँ पर रुपी मनी और यहाँ पर रुपी मनी जो भी रहेगा उसको मैंने डिवाइड कर दिया 81.29 से। अभी जो करंट वैल्यू है $1 का हुआ। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, यहाँ पर इसको डॉलर को हटा देते हैं, ठीक है, डॉलर को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए कि इसमें इंडियन रुपी ये वाला, इसको सेव किया और डॉलर को भी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होता। डॉलर को भी रख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने रख दिया इसको और देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा इंडियन रुपी टू डॉलर। यहाँ पर एक रुपये में कितना डॉलर होगा, इतना डॉलर होगा। अगर हम लोग 81 रुपीज़ जो कि अभी चल रहा है 29 पैसा, तो हमें $1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आप करेंगे $1 तो आपको इतना मिलेगा,
तो ये सही तरीके से हमारा कन्वर्टर काम कर रहा है। मैंने बहुत लॉजिक नहीं लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है रफली ऐसे देखने पे। एक और बनाते हैं कि पाकिस्तानी रुपी को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपी में, ठीक है। तो एक कंपोनेंट और हम लोग यहाँ बनाना पड़ेगा, जिसमें किसका हम लोग नाम रखेंगे पाकिस्तानी रुपी डॉट व्यू। और पाकिस्तानी स्पेल है, होप कि मैंने सही लिखा है, हाँ ठीक लिखा हुआ है। अभी इसको सेम वही कोड लिखना है, बस इसमें हम लोग PKR कर देंगे और कुछ नहीं। देखिए PKR मनी लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया पाकिस्तानी रुपी टू इंडियन रुपी कन्वर्टर। यहाँ पर मैंने PKR मनी लिख दिया हुआ है और PKR मनी को मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.34 से। मुझे गूगल में से ये मिला हुआ है कि 1 रुपये का कितना, मतलब 1 पाकिस्तानी रुपी इक्वल टू कितना इंडियन रुपी होता है। मैंने गूगल में सर्च किया था इसको, आई थिंक आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए PKR टू INR मैंने किया था, तो 1 पाकिस्तानी रुपी इक्वल होता है इतना इंडियन रुपी। ओके, काफ़ी ही ज़्यादा कम है मेरे ख्याल से। वहाँ की इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं चल रही है, होपफुली सब कुछ बेटर हो जाए सभी जगह पर। तो ये हो गया, अभी इतना आपको दिखाई दे रहा होगा 1 पाकिस्तानी रुपी का, ये इतना इंडियन वैल्यू है, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई अगर एक पाकिस्तानी रुपी दे तो इंडियन रुपी में कितना होगा, वह मैंने इसमें कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, वही आप INR में देख पाएंगे। तो सेव किया, इसको भी यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। पहले आप इसका लॉजिक तो समझ लें, हालांकि काफ़ी लोग समझ गए होंगे। अभी तक हमने कीप अलाइव का एग्जाम्पल देखा हुआ नहीं है, अभी हम लोग बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सो पाकिस्तानी रुपी टू इंडियन रुपी, जैसे कि 1 PKR का वैल्यू है 0.34। ये कितना था, जितना भी था, अभी फिर से मैं सर्च नहीं करने वाला, लेकिन आप लोगों को पता है कि हाँ लगभग इतना है, ठीक है। वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो अभी क्या ही उसको देखना। और अभी डॉलर टू इंडियन रुपी देखेंगे तो $1 इंडियन रुपी इतना है, इंडियन रुपी डॉलर मान लीजिए 100 रुपी मीन्स इतना डॉलर होता है। और पाकिस्तानी रुपी को इंडियन रुपी में मैंने यहाँ पर किया। आप इसको डॉलर, इसको जैसे मैंने इसमें डॉलर में कन्वर्ट किया, पाकिस्तानी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने का एक बना सकते हैं, यहाँ पर बना के आप देखिएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे एक साथ सब ना दिखाई दे, टेप्ड इंटरफेस में बनाएंगे, बट हम लोग डायनेमिक कॉम्पोनेंट बना के इसको करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जैसे हमने डायनेमिक कॉम्पोनेंट में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो एक करेंट टैब बनाना है, जिसको इनिशियली मैंने इंडियन रुपी दे दिया, यानी कि इंडियन रुपी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा, कन्वर्ट करने का जो हमारा रहेगा टूल हुआ। इसमें टैब्स बनाया जिसमें इंडियन रुपी और इंडियन रुपी का जो एक कॉम्पोनेंट ऑब्जेक्ट है वो हमने दे दिया। फिर डॉलर के लिए डॉलर, पाकिस्तानी रुपी के लिए पाकिस्तानी रुपी। जैसे हमने डायनेमिक कॉम्पोनेंट आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, पहले उसको देख लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। सो हमने ये टैब्स बना लिया और यहाँ पर करंट टैब भी दे दिया। अभी हमें यहाँ पर बटन्स बनाने हैं और सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। सो बनाते हैं इसको, बटन्स बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं और बटन्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ये बटन्स बनाया 3, आप देख सकते हैं कि करंट टैब, इस पर क्लिक करेगा INR टू डॉलर में, तो इंडियन रुपी ये वाला सेट हो जाएगा करंट टैब में। जिससे कि इंडियन रुपी वाला जो हमारा है ये कॉम्पोनेंट हमारा चलेगा, यानी कि इंडियन रुपी टू डॉलर में आप कन्वर्ट करने का टूल देख पाएंगे। उस तरीके से डॉलर के लिए भी और पाकिस्तानी रुपी के लिए भी हमने किया हुआ है। बट यहाँ पर अभी देखेंगे आप, सेव किया और यहाँ पर तो अभी आपको क्या रेफ हमने इंपोर्ट नहीं किया, रेफ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर आइए यहाँ पर और यहाँ पर इसको रेफ को इंपोर्ट कर लीजिए। अभी यहाँ ये, और देखिए आपको ये दिखाई देगा, ये दिख रहा है आपको, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये सब एक साथ दिखाई दे रहा है। बट इसको डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब या तो इफ़ लगा लीजिए इसमें, जो कि हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉम्पोनेंट का यूज़ करेंगे और इज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट और यहाँ पर इज़ कॉलन लगा के इज़, और जैसे हमने इसमें किया था कि टैब्स और यहाँ पर करेंट टैब। ओके, सो ये हो गया। जब कोई इसमें क्लिक करेगा इस वाले बटन में जिसमें INR टू डॉलर लिखा हुआ है, जो करंट टैब का वैल्यू इंडियन रुपी सेट हो जाएगा, यानी कि टैब्स इंडियन रुपी। तो टैब्स इंडियन रुपी में क्या है, इंडियन रुपी का ये वाला कॉम्पोनेंट, तो ये कॉम्पोनेंट हमें दिख जाएगा। उसी तरीके से जब इस बटन में कोई क्लिक करेगा यानी कि डॉलर टू INR पे, तो करंट टैब में वैल्यू सेट होगा डॉलर, यानी कि टैब्स डॉलर, यानी कि हमारा इस कॉम्पोनेंट में क्या चलाएगा डायनेमिकली, ये जो डॉलर कंपोनेंट है वो। इस तरीके से इस पर कोई क्लिक करेगा पाकिस्तानी रुपी पे, PKR टू INR में, तो करंट टैब का वैल्यू सेट होगा पाकिस्तानी रुपी, यानी कि टैब्स पाकिस्तानी रुपी, टैब्स पाकिस्तानी रुपी,
और इसमें आपको पाकिस्तानी रुपये का कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसको देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ तक हमारा काम करना चाहिए। डायनेमिक वाले का एग्जाम्पल है। देखिए इनिशियली हमारा इंडियन रुपी टू डॉलर दिख रहा है, यानी कि INR टू डॉलर दिख रहा है। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पर इंडियन रुपी लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट कि वही दिखाई दे, तो वह दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद डॉलर टू INR में क्लिक करेंगे तो डॉलर टू इंडियन रुपी कन्वर्टर हमें देखने को मिल जाएगा। अगर PKR टू INR करेंगे तो पाकिस्तानी रुपी टू इंडियन रुपी हमें कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। इसको इतना कर देते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब कन्वर्टर हमारा सही काम कर रहा है। देखिए मैं आपको इंडियन रुपी टू कन्वर्टर करके दिखाता हूँ। तो 29 करेंगे तो $1 आपको दिखाई देते हैं। यहाँ आते हैं, $1 हमारा इतना दिखाई देगा और एक पाकिस्तानी रुपी आपको इतना इंडियन रुपी में दिखाई देगा, कन्वर्ट हो गया। सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। अभी इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, इसके वो पहले रिफ्रेश करते हैं। ये हमारे अलग अलग कंपोनेंट रेंडर होते हैं, ठीक है। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक कंपोनेंट का इंस्टेंस बनता है और वो आपको रेंडर होकर देखने को मिलता है। तो जब जब आप क्लिक करेंगे तब तो हमारा इंस्टेंस बनता है। इवन आपने एक बार यहाँ क्लिक किया, एक इंस्टेंस बना, फिर आप यहाँ से जब यहाँ क्लिक करेंगे फिर भी से हमारा एक इंस्टेंस बनता है। तो इसमें होता क्या है वह देखिए, फिर आपको कीप अलाइव का मीनिंग समझ में आएगा कि कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि हमारा अभी क्या है, हम लोग अभी हैं मान लीजिए डॉलर टू INR में, और यहाँ पर $1 का मैंने ये लिखा कि $1 का मुझे बताओ कि कितना है, ये मैंने लिख दिया। अभी जब हम लोग इसमें किसी में जैसे PKR टू INR में क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, ये हमारा इंस्टेंस बना। ये इंस्टेंस जब बना तो जो पहले वाला इंस्टेंस था ये हमारा लॉस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा नहीं है। देखिए यहाँ पर वैल्यू जो था हमारा गायब हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारा बना हुआ नहीं रहा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हमने 3 लिख दिया और यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, वापस से जाएंगे तो यहाँ आपको 3 नहीं मिलेगा और यहाँ वापस आएंगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को कैशे करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग कीप अलाइव का यूज़ करते हैं। तो कंपोनेंट डायनेमिक कंपोनेंट को कैशे करने के लिए हम लोग कीप अलाइव का यूज़ करेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये मेंटेन रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो अभी आपने समझ लिया अभी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, बट हमें चाहिए ऐसा कि यहाँ जो लिखा है वो कंपोनेंट इंस्टेंस क्रिएट होने पर लॉस्ट ना हो। ये डेटा जो हमारा जा रहा है, ये ख़त्म हो जा रहा है, ये ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कीप अलाइव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 3 लिखा। अभी वापस से जाएंगे तो यहाँ ना तो 1 मिलेगा, ना ही यहाँ 2 मिलेगा और ना ही यहाँ पर 3 मिलेगा, बट हमें चाहिए वो। तो कैसे करेंगे वहाँ, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कीप अलाइव। और कीप अलाइव यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, ये जो डायनेमिक कंपोनेंट है इसको कट कीजिए और यहाँ पर लिखिए कीप अलाइव इस तरीके से, और इसके अंदर में बस उसको पेस्ट कर दीजिए जो हमने कट किया था। और कुछ भी आपको करना नहीं है। इसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट है बारी बारी से एक एक करके ये सब आएगा, तो वो सब को कैशे कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए कि कैसे। तो इसमें कंट्रोल F5 प्रेस करके हम लोग हार्ड रिफ्रेश करेंगे। हमने अभी INR टू डॉलर में, यानी कि इंडियन रुपी टू डॉलर कन्वर्टर में यहाँ 1 लिख देता हूँ मैं, डॉलर टू INR में यहाँ पर 2 और PKR टू INR में यहाँ पर 3 लिख दिया। अभी फिर से INR टू डॉलर यानी कि यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ 1 आपको अभी भी मिल जाएगा। ये पहले नहीं हो पा रहा था बट अब हो पा रहा है। अगर डॉलर टू INR में जाएंगे तो यहाँ 2 आपको अभी भी मिल जा रहा है। यहाँ पर आएंगे तो आपको 3 मिल जा रहा है। फिर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर लीजिए 5, आपको ये 5 मिल जाएगा। आप यहाँ पर आकर इसको चेंज कर सकते हैं 2, आपको 2 का जो भी वैल्यू रहेगा वो मिल जाएगा। आप 50 कर लीजिए, आपको 50 का जो भी रहेगा वो मिल जाएगा। आप 80 कर लीजिए तो 80 का जो भी रहेगा, आप 82 कर लीजिए, 82 का जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट का इंस्टेंस है वो कैशे हो जा रहा है, इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। ये आपको यूज़फुल लगेगा तब जब आप मल्टी स्टेप फॉर्म बनाइएगा। जैसे कि एक फॉर्म का अलग अलग पार्ट बाय पार्ट आप बनाइएगा, एक ही रहेगा बट उसमें अलग अलग पार्ट रहेगा। एक पार्ट में आपने उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया, दूसरे पार्ट में, दूसरे फॉर्म पार्ट में आपने उसका प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन लिया, तीसरे पार्ट में आपने उसका इमेज अपलोड करवाया, सिग्नेचर अपलोड करवाया। आपने देखा होगा इस तरीके के फॉर्म जॉब में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में हम लोगों को करना पड़ता है। तो उस तरीके के फॉर्म बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वह एक यूज़ केस हो सकता है कीप अलाइव का। ओके, तो ये हमें करके देता है, ये कैशे करके देता है बेसिकली। तो ये हो गया कीप अलाइव का एक एग्जाम्पल, बढ़िया सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये कीप अलाइव का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है कि जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं यहाँ पर रेंडर होने के लिए वो सभी को कैशे कर दे रहा है। लेकिन आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं कि किस वाले को कैशे करना है, किस किस को कैशे करना है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। उसको मेंशन करने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, और पहले ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लोग इंक्लूड का एग्जाम्पल देख रहे हैं,
ये एक्चुअली इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों के लिए आप इसको बना सकते हैं। इंक्लूड मीन्स जो भी लिखेंगे उसको इंक्लूड किया जाएगा कैशे करने के लिए। एक्सक्लूड मीन्स जो भी हम लोग इसके एक्सक्लूड में लिखेंगे उसको एक्सक्लूड कर देना, यानी कि उसके अलावा जितने भी होंगे सभी को कैशे करो, लेकिन जो एक्सक्लूड में लिखा उसको कैशे मत करो। ये इसका मीनिंग होता है। तो लिखना कैसे होता है इंक्लूड का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है कीप अलाइव में, कीप अलाइव जो आपके यहाँ पर है, यहाँ पर आपको इंक्लूड। अभी हम लोग स्ट्रिंग का मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्ट्रिंग में आपको यहाँ पर इस तरीके से कॉलम देकर नहीं लिखना है, इस तरीके से इंक्लूड ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो आपको विदाउट कॉलम लिखना है। ये तो बहुत पहले हमने सीखा हुआ था। जैसे मैं चाहता हूँ कि डॉलर को सिर्फ कैशे किया जाए और किसी को कैशे नहीं किया जाए। ये डॉलर कॉम्पोनेंट है हमारा, ये वाला कॉम्पोनेंट, इसको सिर्फ कैशे किया जाए, किसी को ना किया जाए, तो सिर्फ वही होगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश कीजिए कंट्रोल F5 से। अभी INR $2 में यहाँ पर 1 लिखते हैं, वही सेम एग्जांपल डॉलर टू INR में आते हैं, 2 लिखा मैंने, और PKR टू INR इसमें 3 लिख दिया। अभी आप INR टू डॉलर में जाएंगे, आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा बिकॉज ये कैशे नहीं हुआ, लेकिन डॉलर टू INR में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिकॉज ये कैशे हुआ। हमने उसको कहा था कि डॉलर वाले कंपोनेंट को इंक्लूड करना है कैशे करने के लिए। यहाँ जो भी लिखेंगे उसको कैशे किया जाएगा, बाकियों को नहीं किया जाएगा। इसी वजह से INR टू डॉलर को नहीं किया गया और PKR टू INR को भी नहीं किया गया, ठीक है जी। तो इंक्लूड का मीनिंग समझ में आ गया। अभी मान लीजिए कि मोर देन 1 कंपोनेंट हो जिसको मुझे कैशे करना हो, उसको कैसे मेंशन करेंगे? उसके लिए आप लिख सकते हैं इसको एरे में, इसके वैल्यू को एरे में लिख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक्सक्लूड का दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं दिखाने वाला नहीं था एक्सक्लूड का बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा इंक्लूड का जस्ट अपोजिट होता है एक्सक्लूड, मगर फिर भी देख लीजिए। मैंने कॉपी पेस्ट किया और हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि एक्सक्लूड कर देना है, यहाँ पर आपको एक्सक्लूड लिखना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक्सक्लूड कर दो किसको? डॉलर को, यानी कि डॉलर के अलावा बाकी जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको कैशे किया जाएगा। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, इसमें हार्ड रिफ्रेश कीजिए कंट्रोल F5 प्रेस करके। अब इसमें 1 लिखा, डॉलर में 2 लिख देता हूँ और PKR में 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए INR टू डॉलर हमारा कैशे होगा तो इसमें आपको 1 दिख जाएगा। डॉलर को हमने कैशे नहीं करने के लिए कहा है, इसको एक्सक्लूड किया हुआ है, इसका कैशे नहीं होता आपको यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा। PKR कैशे होगा तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो ये होता है एक्सक्लूड का मतलब, यहाँ जो लिखेंगे उसको कैशे नहीं किया जाएगा लेकिन बाकियों को किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूड का मतलब हो गया। अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आपको मल्टीपल करना हो, मल्टीपल कंपोनेंट, जैसे मल्टीपल कंपोनेंट या तो इंक्लूड करना हो या फिर एक्सक्लूड करना हो, तो कैसे करेंगे? एरे का यूज़ करके। कैसे करना है वह देखिए, मैं इंक्लूड का आपको दिखाता हूँ, आप उसी को एक्सक्लूड के तरीके से भी लेकर चल सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, इसको कर देते हैं कमेंट, और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पूरा व्यू हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है और कुछ खास टॉपिक बचा हुआ नहीं है, बस ये कि यही इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से है, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको बताऊँगा छोटे टॉपिक्स जो भी हैं वो सब बता दूंगा। बट ये लास्ट हमारा एक जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वो मेरे ख्याल से ये लास्ट है, बट फिर भी देखेंगे, मैं देख लूँगा एक पूरा एक बार रिवाइज करके कि क्या क्या छूटा हुआ। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इंक्लूड या एक्सक्लूड और एरे, यानी कि मल्टीपल अगर आपको कंपोनेंट देना है इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए तो कैसे होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले से पहले तो यहाँ पर कॉलन लिखना पड़ेगा। आप एरे लिखिए या फिर लिखेंगे आप रेजेक्स, आपको कॉलन के साथ इंक्लूड या एक्सक्लूड को लिखना है। तो मैंने इंक्लूड करना है यहाँ पर, तो मैंने लिखा कॉलन इंक्लूड इक्वल डबल कॉट स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर में मल्टीपल कंपोनेंट्स का आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। जैसे डॉलर, मैं चाहता हूँ डॉलर को इंक्लूड किया जाए, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी रुपी को इंक्लूड किया जाए, लेकिन इंडियन रुपी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको कैशे नहीं किया जाएगा। तो डॉलर लिखा और पाकिस्तानी रुपी मैंने यहाँ लिख दिया, इसको सेव किया। चलिए एग्जांपल हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल F5 से। तो हमने इंक्लूड करने के लिए दिया हुआ है डॉलर को और PKR को, लेकिन INR को नहीं, तो ये हमारा नहीं रहेगा, कैशे नहीं होगा। तो 1 लिखा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। आप INR पाएंगे, यहाँ पर आपको ये दिखाई नहीं देगा बिकॉज ये कैशे नहीं हुआ, लेकिन डॉलर आपका कैशे हो गया तो आपको ये दिखाई देगा। PKR आपका कैशे हुआ है तो आपको ये दिखाई देगा। ओके, सो ये हमारा हो गया क्या, ये मल्टीपल अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे एरे के तौर पर, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये सारी चीज़ें हम इसको कमेंट कर देते हैं। अभी लाइफ साइकिल देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ कैशे इंस्टेंस, उसके लिए अलग से यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं इस वाले का। हमें बस देखना है कि कौन सा हमारा जो लाइफ साइकिल हुक है कब एग्जीक्यूट होता है। तो किसी भी एक कंपोनेंट में आप देख सकते हैं, मैं डॉलर वाले में आपको दिखाता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं।
इसको भी क्लोज करते हैं, सिर्फ इसका काम है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, एक ऑन एक्टिवेटेड और दूसरा मिलता है ऑन डीएक्टिवेटेड। तो दोनों के आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्विकली। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ कैश इंस्टेंस ऑन एक्टिवेटेड, इस तरीके से ये कॉल बैक लेता है अपने अंदर, जैसे हुक लेता है सभी हुक ऐसे ही। और यहाँ पर ऑन डीएक्टिवेटेड में भी ये मैंने लिख दिया हुआ है। और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमने इंपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट कर लेते हैं। व्यू से ये हमारा इंपोर्ट होगा, तो आप उसी में सेम जगह से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपने रेफ को किया हुआ। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब बस ट्रैक करना है कि कब हमारा ये वाला कंपोनेंट यानी कि डॉलर वाला कंपोनेंट यानी कि डॉलर टू इंडियन रुपी कन्वर्ट करने वाला कंपोनेंट कब हमारा एक्टिवेट होता है और कब डीएक्टिवेट। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं इन दो कंपोनेंट, इन दो लाइफ साइकिल हुक्स का यूज़ करके। फिर आपको जो भी काम यहाँ करवाना हो यहाँ पर आप कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। तभी मैं यहाँ पर बस आपको सिर्फ कंसोल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारा इंडियन रुपी जो कंपोनेंट है वह हमारा एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हुआ, बट उसमें हमने लगाया नहीं है ऑन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, तो हमें कुछ भी दिखा नहीं, हमें डॉलर वाले में दिखेगा। जैसे डॉलर टू आयरन में मैं क्लिक करूँ तो डॉलर एक्टिवेटेड, ये हमारा एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर वो अपना काम कर सकते हैं, जैसे काम किया। अब जैसे दूसरे वाले में हम लोग स्विच करेंगे तो ये हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। बट एक्टिवेट आपको दिखेगा नहीं पीकेआर का, बिकॉज हमने उसमें कंसोल लगाया हुआ नहीं है। बट डीएक्टिवेट दिखेगा डॉलर का, बिकॉज हमने इसमें डॉलर में लगाया हुआ है। तो ये किसी में भी क्लिक कीजिए डॉलर को छोड़ के, जैसे पीकेआर में मैंने क्लिक किया तो डॉलर डीएक्टिवेट आपको दिख जाएगा। ओके, सो आप एक्टिवेटेड यानी कि कोई भी यहाँ पर जो कंपोनेंट हमारा आ रहा है जैसे कि ये आ रहा है, तो कब हमारा एक्टिव हो रहा है वो हम लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमारा एक्टिव हो रहा है, कब एक्टिव होने पर क्या करना चाहिए, वह काम लिख कर आप इसमें से काम ले सकते हैं। तो बस यही है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ कैशे इंस्टेंस। अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया एग्जाम्पल। बस इसमें इतना ही है कीप अलाइव में, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और आप इसको यूज़ कर सकते हैं एपीआई कॉल में। अगर मान लीजिए कि एपीआई से आपका सेम डेटा आ रहा है, बार बार आपका चेंज नहीं होता, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कि इसके क्लिक होने पर एक एपीआई कॉल जाता है, तो अगर आप कैश नहीं करेंगे तो क्या करना होगा, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे आपका बार बार एपीआई कॉल होगा। तो एपीआई कॉल होगा तो परफॉर्मेंस इश्यू होगा, बार बार सेम डेटा फेच कर रहे हैं, डेटा आपका चेंज भी नहीं हो रहा ठीक, मतलब कोई खास डेटा चेंजेस नहीं है, और आप उसको कैशे भी नहीं करके रख रहे हैं, तो फिर तो एक गलत बात है वो मेरे ख्याल से। मतलब आपका परफॉर्मेंस इशू बन सकता है। अगर आप उसको कैशे कर देंगे तो आपका फास्ट हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो एपीआई कॉल पे भी इसका यूज़ होता है कीप अलाइव का, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टेप फॉर्म अगर बनाना हो तो उस केस में डेटा को प्रिजर्व करने के लिए भी आप कैशे करके रख सकते हैं। एक अच्छा तरीका है कीप अलाइव, और ईजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। वरना क्या करना पड़ता है ऐसे नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में, वैसे तो लाइब्रेरी बहुत सारी है, लेकिन विदाउट लाइब्रेरी की अगर बात करें तो आपको मल्टी स्टेप फॉर्म में डेटा को रखना पड़ता है। या तो आप रख लीजिए कुकी सेशन में या फिर लोकल स्टोरेज में मल्टी स्टेप फॉर्म को। बट यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सा एग्जाम फीचर प्रोवाइड किया गया है कीप अलाइव, जो कि हमारे लिए वह काम करके देता है। सिर्फ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगा दीजिए, इतना ही रखते हैं। और ये हमारा टॉपिक था क्या, कीप अलाइव। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।